हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 26। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट, सेलेक्ट द डायोशियस एनिमल। यहाँ पर आपको बताना है डायोशियस एनिमल यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर ये फैशियोला प्लेटियलमिन्थीस का मेंबर। और प्लेटियलमिन्थीस के मेंबर्स कैसे होते हैं? ये मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल हैं ये। और ये एस्केरिस एस्केलमिन्थीस का मेंबर। और ये कैसा है? ये डायोशियस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, एस्केलमिन्थीस सबसे पहले। इसके बाद ये लोकस्ट, ये भी कैसा है? ये डायोशियस, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और ये भी कैसा होता है? ये भी डायोशियस। ये बेलेनोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा, ये भी कैसा है? डायोशियस। ये हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, और ये भी कैसा है? ये भी डायोशियस है, हिप्पोकैम्पस भी। और ये स्नेक, ये भी डायोशियस। कोबरा, नाजा नाजा। तो यहाँ पर डायोशियस एनिमल्स पूछे गए। तो डायोशियस एनिमल बी, सी, डी, ई और एफ। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटियलमिन्थीस। इनमें मोस्टली जो होते हैं ये कैसे होंगे? ये मोनेशियस या हर्माफ्रोडाइट बोला जाए तो, मोनेशियस या हर्माफ्रोडाइट। तो ये सारे हो गए यहाँ पर डायोशियस। तो बी, सी, डी, ई और एफ। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, 101st। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102nd। क्वेश्चन नंबर 102nd, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सुपर क्लास स्पाइसेस। सुपर क्लास स्पाइसेस के लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पाइसेस में क्या है? कॉन्ड्रिक्थीज। पाइसेस सुपर क्लास में दो क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरा है ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज में बोनी फिशेस और कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस। तो इन कॉन्ड्रिक्थीज क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट इन मेल। मेल पार्टनर में क्लैस्पर्स हैं अब स्पाउस को होल्ड करने के लिए अपोजिट पार्टनर को। तो ये सही है। एयर ब्लैडर रेगुलेट्स बायंसी इन ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है जो कि कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट है। ये भी सही है, बायंसी रेगुलेट करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। हार्ट इज़ यूजुअली 2 चैम्बर्ड बट 3 चैम्बर्ड इन फ्रॉग। लेकिन ये पूछा किसके रिस्पेक्ट में गया? पाइसेस के रिस्पेक्ट में। यूजुअली 2 चैम्बर्ड, यहाँ पर 2 चैम्बर्ड ही है, यूजुअली नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। मेंबर्स ऑफ पाइसेस आर कॉल्ड ट्रू फिश। मेंबर्स ऑफ पाइसेस जो हैं ये ट्रू फिश हैं, ये भी सही है। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में जो भी फिशेज हैं इनको ट्रू फिश बोला जाता है। बाकी जैसे डेविल फिश हुई, कटल फिश या सिल्वर फिश, ये सब क्या है? ये फॉल्स फिश, इनको बोला जाता है फॉल्स फिश। डेविल फिश ऑक्टोपस मोलस्का का मेंबर है। कटल फिश सीपिया, ये भी मोलस्का का मेंबर है। सिल्वर फिश लेपिज्मा, ये क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ये सब जो होंगे इनमें फ़िश लिखा जरूर है बट ये फॉल्स फिशेस, ये कहलाएंगी फॉल्स फिशेस। और ये यहाँ पर ट्रू फिश। तो ये ए, बी और डी यहाँ पर आंसर सही है। फर्स्ट 102nd। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103rd। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन दे रहे हैं मेंबर्स ऑफ क्लास मेमेलिया आर फाउंड इन ए वेरी लिमिटेड हैबिटेट्स। ये लिमिटेड नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, क्योंकि ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, इस वजह से। तो मेंबर्स ऑफ क्लास आर फाउंड इन पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। तो ये सही है रीज़न, बट ये असर्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो असर्शन इज़ नॉट करेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं होम्योथर्मस।
या इसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेटर्स हैं। बर्ड्स और मैमल्स ये दो वार्म ब्लडेड है, तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। 104 में सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो लेयर है, और ये किसमें होती है, डिप्लोब्लास्टिक में। अगर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स। इसमें से डिप्लोब्लास्टिक, इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड लेयर, तो ये सही है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ये भी सही है। इट इज़ द फीचर ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थीज। प्लेटिहेलमिन्थीज जो है ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ द फीचर ऑफ फाइलम सीलेंटेटा, सीलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक है, तो यहाँ पर सही है ए, बी और डी। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। In plants, a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially, यहाँ पर ये मेन एक्सिस स्टेम, ये यहाँ पर आफ्टर ग्रोइंग एरियली समटाइम आर्च डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आती है, और जहाँ पर ये ग्राउंड को टच करेगी वहाँ पर फिर से ये स्टेम का फॉर्मेशन, फिर ये इस तरह से, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट, इसको बोला जाएगा स्टोलन इन प्लांट्स। और ये किस में है, ये मिंट और जैस्मिन में, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। इस स्टेम में मॉडिफिकेशंस जो हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, और सब एरियल मॉडिफिकेशंस उसमें रनर, ऑफसेट, स्टोलन, सकर। जैसे यहाँ पर पिस्टिया और आइकॉर्निया, ये क्या है, ये ऑफसेट सब एरियल मॉडिफिकेशन। बनाना एंड पाइनएप्पल, ये सकर्स, ये भी स्टेम्स के मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड, मिंट एंड जैस्मिन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सनफ्लावर। सनफ्लावर के लिए यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सनफ्लावर किसका मेंबर है, ये कंपोजिटी का। इट इज़ द मेंबर ऑफ एस्ट्रेसी फैमिली। कंपोजिटी, इसका दूसरा नाम क्या है, कंपोजिटी पुराना, और अभी एस्ट्रेसी। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूलिड अटैच टू इट। प्लेसेंटा कहाँ पर डेवलप होता है, बेस ऑफ द ओवरी, मतलब प्लेसेंटेशन हुआ यहाँ पर बेसल। तो बेसल सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड, 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन एन अल्टरनेट मैनर, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी है यहाँ पर, ये भी सही है। और सनफ्लावर ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर, चाहे वो रे फ्लोरेट्स हों या डिस्क फ्लोरेट्स हों, ओवरी दोनों में इन्फीरियर। 2 तरीके के फ्लावर्स हैं सनफ्लावर में, ये जो पेरिफेरल साइड में है ये रे फ्लोरेट्स, और जो सेंटर में होते हैं ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो डिस्क फ्लोरेट्स या रे फ्लोरेट्स दोनों में ओवरी कैसी है, इन्फीरियर। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये विटेकर का, उसके अकॉर्डिंग इसको बताना है। तो कैरेक्टर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांटी में कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एनिमेलिया, क्लोरोफिल एब्सेंट, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल है, प्लांटी यूकैरियोटिक किंगडम है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होगी। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये एनिमेलिया में ये एब्सेंट है, तो ये भी सही है। सेल टाइप यहाँ पर यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक।
यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो होता है 5 किंगडम में वो कौन सा है, मोनरा। इसके अलावा दोनों जो है वो यूकैरियोटिक। तो करेक्ट आंसर होगा 107 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। In the given diagram, select the organism in which true nucleus or nuclear membrane present. True nucleus मतलब यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ये प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक का डायग्राम है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ये गोनियोलैक्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा। और ये हो गया फंजाई, एगेरिकस, ये भी यूकैरियोटिक। ये यहाँ पर फ्यूकस, फ्यूकस एल्गी है, ब्राउन एल्गी, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये यहाँ पर यू स्पंज या बाथ स्पंज, पोरीफेरा का मेंबर, ये भी कैसा होगा, यूकैरियोटिक। और ये ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, तो ये भी कैसी हो गई, ये भी यूकैरियोटिक। तो आंसर यहाँ पर बी सी डी ई एफ, तो 2 3 5 ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, तो आंसर होगा फोर्थ। 108। नाउ क्वेश्चन नंबर 109। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है। मैमेलिया, फाइलम और डिवीज़न। फाइलम यहाँ पर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा नहीं, मैं क्लास मैमेलिया। फाइलम होगा यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है, कॉर्डेटा। इंसेक्टा, इंसेक्टा का फाइलम यहाँ पर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। एंजियोस्पर्मी गलत दिया हुआ है। डाइकोटिलिडनी, यहाँ पर डिवीज़न होगा, फाइलम नहीं क्योंकि प्लांट ग्रुप है, तो एंजियोस्पर्मी सही है डाइकॉट के लिए। मोनोकॉटिलिडनी, ये जिम्नोस्पर्म्स नहीं है, ये एंजियोस्पर्मी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पे करेक्ट मैच पूछा गया है, तो आंसर हुआ ओनली सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 110। 110 में सेलेक्ट द मेंबर ऑफ फेबेसी फैमिली। मैरीगोल्ड, व्हीट, राइस, पी, सॉरी, मैरीगोल्ड ये कंपोजिटिव फैमिली का, व्हीट, राइस ये मोनोकॉट, तो ये कौन से हो गए, ग्रैमिनी या पोएसी। यहाँ पर पी है, सोयाबीन है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया डाई के लिए, सेसबेनिया, तो इंडिगोफेरा ये डाई के तौर पे यूज़ होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका। सेसबेनिया ये फॉडर, चारे के लिए। और सनफ्लावर, कॉटन, मस्टर्ड ये ब्रासिकेसी का मेंबर है, ये मालवेसी का मेंबर है। सनफ्लावर कंपोजिटी का, चाइना रोज मालवेसी का। तो फेबेसी के मेंबर्स हुए 1 2 3 और 4। 110 is second. Now we move to question number 111. Select the correct option for dicot root. डाइकॉट रूट के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, पॉलीआर्क वास्कुलर बंडल, रूट हेयर, पैरेनकाइमा, कैस्पेरियन स्ट्रिप या सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकॉट रूट में देखा जाए तो पॉलीआर्क वास्कुलर बंडल। पॉलीआर्क वास्कुलर बंडल किसमें, मोनोकॉट रूट में। रूट हेयर, रूट हेयर इसमें डाइकॉट्स में ही प्रेजेंट होगी, पैरेनकाइमा प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है। रेडियल और टेंजेंशियल वॉल दोनों पर डिपोजिशन होता है सुबेरिन का। सेकेंडरी ग्रोथ, तो डाइकॉट रूट भी यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। तो बी सी डी और ई ये सही है डाइकॉट रूट के लिए, सिर्फ ए गलत है। 111 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है और माउथ पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। लैब्रम क्या होता है? लोअर लिप। नंबर कितना हुआ? 1। हाइपोफेरिंग्स ये टंग को रिप्रेजेंट करता है, ये भी 1। मैंडिबल है यहाँ पर 2 नंबर में, तो टोटल हो गए 4, ये सही दिया हुआ है। लैब्रम, लैब्रम यहाँ पर फिर 1। लेबियम ये भी लोअर लिप, ये भी 1। और मैक्सिला ये 2, तो ये होना चाहिए था 4 लेकिन दिया है 5, गलत है। मैंडिबल, मैंडिबल हो गया 2, हाइपोफेरिंग्स 1 और लेबियम 1, ये 4, ये सही दिया हुआ है। मैक्सिला, मैक्सिला हो गया 2, लेबियम हो गया 1 और मैंडिबल हो गया 2, तो ये भी हो गया 5। तो यहाँ पर करेक्ट मैच हुआ A, C और D, ये 3 यहाँ पे करेक्ट है। इनकरेक्ट हुआ सेकंड B वाला। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 113। Gizzard has outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming, तो यहाँ पर teeth, इसको क्या बोलते हैं? तो 6 हाईली काइटिनस प्लेट, 10 हाईली काइटिनस प्लेट, 4 हाईली काइटिनस प्लेट या 6 हाईली कार्टिलेजिनस प्लेट। तो यहाँ पे 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट हैं, क्यूटिकुलर टीथ बोला जाएगा इनको, और ये ग्राइंडिंग में हेल्प करेगा। और गिजर्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस। यहाँ पर थिक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, तो प्रोवेंट्रिकुलस। 113 करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। 114 में दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 70S राइबोसोम्स, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, सिंगल सर्कुलर डीएनए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एटीपी फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में राइबोसोम्स कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक, 70S वाले हैं, सही है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, आरएनए मॉलिक्यूल्स भी इनके अपने होते हैं और ये नंबर में फ्यू है, सही है। सिंगल सर्कुलर डीएनए, डीएनए यहाँ पर सिंगल है, सर्कुलर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, सही है। एटीपी फॉर्मेशन होता है, केमियोस, यहाँ पर जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोरेंस, इसकी वजह से परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है आउटर मेम्ब्रेन की इन कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर A, B, C, D और E ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 114 is fourth. Now we move to another question, question number 115. यहाँ पर आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो ट्राइटिकम एस्टिवम वीट, और ये क्या है? पोएसी का मेंबर है, तो ये सही है। ट्राइटिकम एस्टिवम वीट इसका साइंटिफिक नेम हो गया, और पोएसी इसकी फैमिली है, ग्रैमिनी या पोएसी, पुराना नाम ग्रैमिनी, पोएसी। ओराइजा सटाइवा ये किसके लिए? ये राइस के लिए। तो राइस, वीट ये दोनों ही ग्रैमिनी के पोएसी के मेंबर्स हैं, तो ये फैमिली तो सही दी हुई है, बट यहाँ पर मेज जो था ये गलत दिया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर डेलोनिक्स रेजिया गुलमोहर, और ये किसका मेंबर है? ये फेबेसी का मेंबर है, ब्रासिकेसी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अरेकिस हाइपोजिया ग्राउंडनट के लिए है और फेबेसी का मेंबर है, ये सही है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हुए, A और D, B and C is incorrect. 115 4. Now we move to another question, question number 116. Actinomorphic flower are present in which family? तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स अगर देखे जाएं तो ब्रासिकेसी में भी हैं, ब्रासिकेसी एक्टिनोमॉर्फिक है। फेबेसी, फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक, इस तरह के फ्लावर्स सबसे पीछे की तरफ यहाँ पर ये स्टैंडर्ड लार्जेस्ट पेटल जो होगा, ये विंग्स, ये एले बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कील और कराइना। और यहाँ पर एक ही बार इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो ये होगा जाइगोमॉर्फिक फेबेसी में।
तो ब्रासिकेसी हो गया। कंपोजिटी में रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ये होते हैं जाइगोमॉर्फिक, और जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पर कंपोजिटी को भी काउंट किया जाएगा क्योंकि इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक है। मालवेसी कैसा है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक। तो यहाँ पर आंसर हुआ इन विच फैमिली एक्टिनोमॉर्फिक प्रेजेंट, तो बी, ए, सी और डी, ये हो गया 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जब फिल्टर करते हैं चीज़ क्लॉथ से और जब इसमें नीचे की तरफ आकर के कलेक्ट होगा तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये पोर्शन कहलाता है फिल्ट्रेट, और जो ऊपर की तरफ रह जाता है ये कहलाते हैं रेटेंटेट। और रेटेंटेट में क्या होते हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और फिल्ट्रेट जो होगा ये एसिड सॉल्युबल पूल, और ये बनता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, बाकी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे जो मोनोमर्स वगैरह हैं, और इनका वेट होगा 18 to 800 डाल्टन। तो आंसर यहाँ पर सही हुआ फर्स्ट, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 118 सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। ग्लाइसिन, तो ये अमाइनो एसिड्स दे रखे हैं इन्होंने, और ग्लाइसिन क्या है, ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और ये वेरिएबल ग्रुप R। तो ग्लाइसिन में जो वेरिएबल ग्रुप होता है वो होता है H। तो ये सही दिया हुआ है, ग्लाइसिन हाइड्रोजन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। एलानीन जो होगा इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो इसमें H की जगह यहाँ पर आ जाता है मैथिल ग्रुप। तो ये भी सही है, एलानीन में मैथिल ग्रुप है। और सीरीन में होता है हाइड्रोक्सी मैथिल। यहाँ पर जो वेरिएबल ग्रुप R है उसकी जगह यहाँ पर होगा CH2OH, हाइड्रोक्सी मैथिल, ये भी सही दिया हुआ है। एलानीन में आइसोप्रोपेल ग्रुप, ये गलत है। तो A, B एंड C। एलानीन में क्या था, मैथिल ग्रुप था, आइसोप्रोपेल ग्रुप गलत। तो 118 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन एटम किसमें, राइबोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। लेसाइथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड, और इसमें क्या है, ग्लिसरॉल होता है इसके कंपोनेंट में, प्लस फैटी एसिड्स होंगे, प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है, प्लस इसमें कोलिन होता है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो ये लेसाइथिन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। प्यूरिन भी क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। एडेनिन और गुआनिन हेट्रोसाइक्लिक होता है इसी वजह से, क्योंकि रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो एडेनिन एंड गुआनिन ये हो गए नाइट्रोजन कंटेनिंग। पामिटिक एसिड, ये क्या है, फैटी एसिड है, और इसमें कितने होंगे, तो यहाँ पर 16 होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करके टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, 16। और एडिनिलिक एसिड, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। किसका न्यूक्लियोटाइड है, तो एडिनोसिन, एडिनिन, ये नाइट्रोजन बेस हो गया। प्यूरिन, तो इसमें नाइट्रोजन है, प्लस इसमें क्या होगा, एडेनिलिक एसिड में एडेनिन प्लस राइबोज, प्लस इसमें फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। तो एडेनिलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें भी प्रेजेंट है। तो B, C और E आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 120,
स्टेटमेंट 1, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। तो यहाँ पर 6 क्लासेस कौन सी हैं? ऑक्साइडो रिडक्टेज है, फिर ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेजेज है, लाइएजेज है, आइसोमरेजेज है और लाइगेजेज। तो 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं। 4 to 13 सब क्लासेस हैं एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर। तो ये सही दिया हुआ है। कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर्स, अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम बोलते हैं, प्लस यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसको कोफैक्टर बोलेंगे। और कोफैक्टर ये 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और को एंजाइम्स। इसमें से जो अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो इसकी एंजाइम एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। तो कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 120 का करेक्ट आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 121। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड कैसा है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है। कलर ब्लाइंड मैन, ये सही दिया हुआ है XCY, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन में मैन जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा डिजीज़ को, हेमीजाइगस, क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो क्रोमोसोम है Y है। कैरियर मैन, तो ये X जो होगा मैन नहीं होगा, ये क्या होगा? फीमेल, कैरियर फीमेल होना चाहिए था। कलर ब्लाइंड वुमेन, ये सही दिया हुआ है। और XY ये नॉर्मल मैन। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, आंसर हुआ 2nd। नाउ क्वेश्चन नंबर 122। 122 में क्या? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, थैलासीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ABC, हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B, हीमोफीलिया C, और ये 2 जो होती हैं सेक्स लिंक्ड हैं, रिसेसिव या ऑटोसोमल है। क्लॉटिंग फैक्टर इसमें 8 डेफिशिएंसी होती है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न सही है। थैलासीमिया, थैलासीमिया क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी सही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस सिंगल जीन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सही है। टर्नर सिंड्रोम, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? सिंगल जीन डिसऑर्डर। और यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर गलत दिया हुआ है। ABC इज करेक्ट। 122 का होगा 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 123। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर मेंडल एक्सपेरिमेंट। करेक्ट मैच यहाँ पर बताना है। डोमिनेंट ट्रेट, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के रिस्पेक्ट में पूछा है। मेंडल ने जो कैरेक्टर्स लिए थे, स्टेम की हाइट ली थी, स्टेम की हाइट में क्या था? टॉल डोमिनेंट था। फिर यहाँ पर फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन यहाँ पर टर्मिनल थी या फिर एक्सियल ली हुई थी। तो इसमें जो एक्सियल वाली थी ये डोमिनेंट थी, तो ये जो दिया हुआ है टर्मिनल और एक्सियल ये गलत दिया हुआ है मेंडल एक्सपेरिमेंट। फिर सीड जो था, सीड पॉड के अंदर क्या होगा? सीड, तो सीड राउंड जो था वो डोमिनेंट था, ये सही है। ओवर रिंकल्ड, हाइट में टॉल डोमिनेंट था, डॉर्फ। पॉड में ग्रीन कलर जो था वो डोमिनेंट था ओवर येलो कलर ऑफ पॉड। तो यहाँ पर इनकरेक्ट, करेक्ट मैच पूछा गया, तो B, C और D ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी जो दिए हुए हैं सही दिए हुए हैं। 123 का करेक्ट आंसर होगा 2nd। नाउ क्वेश्चन नंबर 124। इफ देयर आर 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500, तो न्यूली जो ऐड हुए हैं अपॉन इनिशियल बर्थ रेट निकालने के लिए, तो ये कितने हुए? ये हुए 2250, 2250, क्योंकि 250 पहले से ही थे
और बढ़ के हो गया 2500, और इसमें इनिशियल कितना था 250, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 स्नेल्स पर ईयर बर्थ रेट। तो आंसर होगा सेकंड 124। नाउ क्वेश्चन नंबर 125th, given below are two statements. Gauss's competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. तो different नहीं, यहाँ पर same resources होना चाहिए। same resources cannot exist indefinitely, तो ये गलत हो गया। According to Gauss's principle, during competition the inferior one will be eliminated. This may be true if resources are limiting. तो पूरा स्टेटमेंट ये था कि Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely. इसमें जो inferior one है वो eliminate हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea the larger and competitively superior barnacles dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle from that area. तो ये सही है स्टेटमेंट। जनरली herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि प्लांट्स वगैरह ये मूव नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये कंपटीशन से ज़्यादा अफेक्टेड होंगे इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन है रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 127th, these are regarded as major causes of biodiversity loss. तो बायोडाइवर्सिटी लॉस के 4 मेजर कॉज हैं, इनको बोलते हैं सॉब्रिक्वेट दिया गया है, मतलब निकनेम दिया गया है, उपनाम दिया गया है इविल क्वार्टेट, 4 हैं चूँकि। और ये क्या है इविल क्वार्टेट में, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन और एलियन स्पीसीज इन्वेजन। फोर्थ इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो यहाँ पर ये हो गया ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ए बी और डी। थर्ड। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 128, द रीजन्स विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड लॉस ऑफ 70% ऑफ द स्पीसीज एंड हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड एज। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। ये रिच बायोडाइवर्सिटी और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शो करते हैं। एंडेमिज्म का मतलब वो स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाएं और कहीं और ना पाई जाएं, तो इसको बोला जाएगा एंडेमिज्म। तो रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, और ये बायोडाइवर्सिटी लॉस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो आंसर होगा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। और ये एग्जांपल अगर इसको कंजर्व किया जाए यहीं पर, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन। (128) is third. Now we move to another question. Question number 129. Cryopreservation technique is used for protection of environment, protection of biodiversity hotspots, preservation of gametes in viable and fertile condition,
फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो लो टेम्परेचर पे इनको प्रिजर्व किया जाता है। और ये कैसा मेथड हुआ, तो ये ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ मतलब ऑफ साइट, जहाँ पर है वहाँ पर नहीं, लेबोरेटरी वगैरह में ले जा करके या बाहर कहीं पर ले जा करके इसको प्रिजर्व किया जाए, तो ये ex-situ या ऑफ साइट। नेक्स्ट, given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. PCR reaction is used in DNA amplification. सही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए डिजायर्ड फ्रेगमेंट को। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है। सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का यूज़ होता है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to another question, question number 131st. Main steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. तो यहाँ पर correct sequence अगर देखा जाए तो वैसे तो isolation, लेकिन isolation of DNA from the cell, प्योर फॉर्म में इसको जब आइसोलेट किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये कब करते हैं, ये पहले इसको कट किया जाएगा स्पेसिफिक लोकेशन बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बी, इसके बाद आएगा सी, इसके बाद फिर आएगा एम्प्लीफिकेशन और फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, बी सी डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 132nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो PBR 322, इसमें पी प्लाज्मिड, बोलिवर, जिन्होंने इसे बनाया बोलिवर और रॉड्रिग्स, और 322 इसे नंबर दिया गया था, बाकी जो वहाँ पे PBR बने थे उनसे आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये नंबर है 322। तो ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको और इसको ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया है एज ए वेक्टर। तो प्रोब क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 133, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम लोग डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद फिर यहाँ पर एनीलिंग, तो इसके बाद आएगा ए, और इसके बाद फिर डीनेचुरेशन के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हो गया एंजाइम टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस, और ये थर्मोस्टेबल होता है, मतलब ये डीनेचर्ड नहीं होगा हाई टेम्परेचर पर। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक्सटेंशन, ये एंजाइम इसका एक्सटेंशन करेगा, मतलब हो गया यहाँ पर ई, और लास्ट में आएगा एम्प्लीफिकेशन, बिलियन ऑफ टाइम्स यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो डीनेचुरेशन यहाँ पर ये कितने पर होता है, ये 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एनीलिंग होती है 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसके बाद फिर एक्सटेंशन ये होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आंसर होगा यहाँ पर C, A, D, E और B। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो इसको बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिड्स बनते हैं, ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से सोमैटिक हाइब्रिड्स बनेंगे, और इसमें फ्यूज़ किया जाता है प्रोटोप्लास्ट को, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। और प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में से अगर सेल वॉल माइनस कर दिया जाए,
माइनस सेल वॉल, तो ये क्या होगा, ये प्रोटोप्लास्ट, इसका फ्यूजन किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। और ना क्वेश्चन नंबर 135। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। क्राई 1 AB, ये किसके लिए, ये कॉर्न बोरर के लिए। और क्राई 1 AC, ये कॉटन बॉलवर्म के लिए। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये यूज़ किया गया है ADA डेफिशिएंसी में। तो आंसर होगा यहाँ पर 135 का सेकंड। A is थर्ड, B is फोर्थ, C is फर्स्ट and D is second. So I have covered my portion. Thank you all of you. चलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं आपको 136 से करा रहे हैं 170 तक, और आपको पता है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं FST 26 का। चलिए 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, तो आपको पता है हमने बीटी कॉटन बनाया है, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं, हमने मतलब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। तो प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट, ये बात सही है। नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ है, सीड नंबर का डिक्रीज करने के लिए नहीं, प्लांट का वेट बढ़ाने के लिए नहीं। आंसर आपके पास 136 का फर्स्ट बनेगा। अगला देखिए, सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोर्टालिटी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास आपने सुना होगा एथिकल सोशल लीगल इशू, ELSI, एथिकल लीगल सोशल इशू की बात करी जाए तो एथिकल लीगल सोशल इशू, तो इस बात का ख्याल रखता है कि आप जो भी ऑर्गेनिज्म है आप उसके साइंटिफिक जो भी चीजें यूज तो करिए लेकिन उन्हें हार्म ना पहुंचाइए, हार्म ना पहुंचाइए। लिखा हुआ है रीजन में, बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मेक डिसीजन रिगार्डिंग टू वैलिडिटी ऑफ GM genetically modified research and safety to introducing genetically modified organism for public services। तो बताइए क्या आपके पास असर्शन सही है, और रीजन भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, और असर्शन के साथ साथ रीजन सही तो है, लेकिन क्या वो इस बात को पहचान रहा है, ऊपर वाली बात से रिलेट कर रहा है, तो ऊपर वाली बात से रिलेट नहीं कर रहा। रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर बनेगा फर्स्ट नहीं सेकंड। आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड। आर इज बोथ ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 138। लिखा हुआ है द कोआगुलम इज फॉर्म नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के थ्रेड नहीं होते, ये तो फाइब्रिन के होते हैं, क्योंकि फाइब्रिन को बनाने में रोल होता है थ्रोम्बिन्स का, क्योंकि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है कौन, तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए आपको थ्रोम्बिन चाहिए, वो लाइन गलत है। लिखा हुआ स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ये बात सही है, ग्रेवयार्ड भी है रिजर्वायर भी है। तो आपके पास लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है स्प्लीन, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर 4 बनेगा। अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। कंडक्शन करना है किसका, एक्शन पोटेंशियल का। तो आपको पता है ये करंट ऐसे नोड से कहां जाएगा, AB नोड, AB नोड से कहां जाएगा, AB बंडल, फिर AB बंडल के फिर उसकी ब्रांचेस की बात आ जाएगी, और फिर आपके पास पुरकिंजे फाइबर। कौन सा फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। तो ऐसे नोड कहां लिखा हुआ है, E, तो कहानी कहां से शुरू होगी, E से, है ना। और देखिए यहां पर E से कहानी शुरू नहीं, यहां से नहीं है। E के बाद क्या आ जाएगा, AB नोड, और AB नोड कहां लिखा है, C। E के बाद क्या आ जाएगा, C, और E के बाद A यहां पर लिखा हुआ है। आंसर आपके पास 4 बन गया इजिली, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। EC आएगा ADB, EC-ADB, क्योंकि AB बंडल देखिए, AB बंडल कहां है, A, ब्रांचेस की बात करी जाए D, है ना, और पुरकिंजे फाइबर B। आंसर देखिए ACADB, ठीक है। अगला
लिखा हुआ यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। तो देखियो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ रहा है मुझे और उस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसके रिजल्ट की बात, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि अगर मुझे हीमोडायलिसिस की बात करनी तो हीमोडायलिसिस तभी कराया जाएगा जब किडनी सही से अपना काम नहीं कर रही। किडनी अगर अपना सही से काम नहीं कर रही तो किडनी से निकलने वाले हार्मोन भी तो कम हो जाएंगे, और जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन वगैरह हार्मोन निकलते हैं, अगर किडनी अपना सही काम नहीं करेगी, एरिथ्रोपोइटिन सही से रिलीज नहीं होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं। तो ये वाली बात सही। फिर देखिए दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किडनी खराब है तो किडनी में विटामिन डी के मतलब एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका एक्टिव फॉर्म किडनी में ही बनता है, जो कि होता है 2,1,25 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफिरॉल। और इस जैसा जो एक्टिव आपके पास फॉर्म है किडनी का, एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, और यही विटामिन डी की मदद से फिर आपके पास क्या एब्जॉर्प्शन होता है, कैल्शियम का। इसका मतलब अगर किडनी अफेक्टेड है तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अफेक्टेड होगा, क्योंकि एक्टिव फॉर्म ऑफ जो आपके पास जो एक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो है जो किडनी में फॉर्म होता है वो नहीं बन पाएगा किडनी के मतलब जो ना खराब होने की वजह से। तो आपके पास ये वाली बात सही हो जाएगी, ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही। अब देखिए लिखा हुआ नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम। हीमोडायलिसिस कर रहे हैं तो पोटेशियम का तो एलिमिनेशन होगा, यहां पर लिखा हुआ है नॉन, गलत बात। आपके पास दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी में बिल्डअप क्यों होगा, वो तो आपके पास बॉडी से रिमूव करा लिया जाएगा। तो इस तरह से सी और डी ही सही आंसर है और आंसर बनेगा थर्ड। 140 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ नेफ्रॉन आर टू टाइप, कॉर्टिकल और जेक्स्ट्रा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो असर्शन तो सही है, फिर बाद में असर्शन सही है क्या, नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप, कॉर्टिकल और जेक्स्ट्रा मेडुलरी, बेस्ड ऑन किस बात पर बेस्ड है, देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स, देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बिल्कुल आपको पता है कि जो आपके पास जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसके हेलो लूप लॉन्ग होते हैं तो मेडुला में ज्यादा डीपेन रन करेगा, लेकिन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेलो लूप शॉर्ट है तो वो मेडुला में कम रन करेगा, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ज्यादा रहेगा। मतलब कहने का ये है कि ये वाली बात इसी पर बेस्ड है, असर्शन सही। फिर लिखा जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेले, यही बात गलत हो गई, शॉर्ट नहीं होते लॉन्ग होते हैं, गलत बात। असर्शन सही, रीजन फॉल्स। ए क्या है, सही है, और रीजन क्या है, फॉल्स। क्या आंसर फर्स्ट बना है क्या, बिल्कुल फर्स्ट बन जाएगा। अगला देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखो माइस्थीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक है, जबकि यूरिक एसिड के डिपोजिशन से क्रिस्टल से गाउट होता है जिसे गठिया कहते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, इसका मतलब देखो सिस्टेमिक का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गन है, मतलब सिस्टम का मतलब ये हो गया कि यहां पर इन्वॉल्व है बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन, और एरिथ्रोमेटोसस का मतलब होता है रेडनिंग ऑफ स्किन। इसका मतलब क्या है, रेडनिंग ऑफ स्किन। यहां पर रेडनिंग ऑफ स्किन हो जाती है बेटा, रेडनिंग ऑफ स्किन, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ल्यूपस इसका मेन नेम है। सिस्टेमिक बहुत सारे ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं, एरिथ्रोमेटोसिस का मतलब रेडनिंग ऑफ स्किन। नोज के आसपास बटरफ्लाई शेप के रेडिश स्पॉटेड हो जाते हैं, पूरी बॉडी में हो जाते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ये वाली बात भी सही है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप आंसर बना सकते हो, इसी बार के पेपर में आया हुआ भी था ये। तो अब देखिए ए और बी ठीक है, ए और बी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, और यहां पर ए नहीं दिया हुआ है, गलत बात हो गया। यहां पर भी ए नहीं दिया, यहां ए भी दिया हुआ है, और ई की यहां दिया हुआ है, डी यहां मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर बारे में पता होता तो आंसर आपको आसानी से ए बी ई बन जाएगा, अगर आप इस सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस के बारे में नहीं भी जानते तो भी आंसर बन जाता। आगे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट,
करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट इनिशिएटेड जो सिग्नल है वो सेंट बाय सीएनएस बाय सेंसरी न्यूरॉन। गलत बात, सेंसरी न्यूरॉन से नहीं, मोटर। जब सिग्नल आएगा तो मोटर से आएगा, जाएगा तो सेंसरी से। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, सही है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट, सही है। फिर लिखा है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड, तो मास्किंग से एक्टिवेटेड नहीं होगा, यहां पर अनमास्किंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनमास्किंग। तो ये वाली बात गलत। और फिर यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल सही है कि एटीपी जब टूटता है, हाइड्रोलिसिस होती है, तभी क्रॉस ब्रिज बनता है। तो आपके कितनी बातें सही हैं? सही बातें बताइए। तो सही बातें आपको बतानी है तो बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया। तो बी सी ई आंसर क्या फर्स्ट बना है क्या? बी सी ई आंसर क्या बना है बेटा? फर्स्ट ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। नॉर्मल कंडीशन में पैराथायरॉर्मोन का ये रोल नहीं है। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया है तो वो उस टाइम में डीमिनरलाइजेशन करेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो इस पैराथायरॉयड हार्मोन का काम होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना फूड और रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो ये वाली बात गलत हो गई। लिखा हुआ है पैराथायरॉयड हार्मोन अलोंग विद थायरोकैल्सिटोनिन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल गलत। ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म नहीं, ये होगा कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म। ये वाली बात भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर फर्स्ट बनेगा। 144 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन थायराइड हार्मोन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है? तो देखिए, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल है, रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट है, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल ये तो मेलाटोनिन का है, जबकि डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ये थाइमोसिन का है, जबकि लिखा हुआ है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये सही है। आंसर आपके पास क्या हो गया? ए, बी और ई। ए, बी और ई सही हो गया, तो नॉट करेक्ट बताना है, तो नॉट करेक्ट हो गया सी और डी। आंसर फर्स्ट सी और डी आएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा 145 का। अगला देखिए, वेनरियल डिजीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, स्टेरॉइड निडल से नहीं होगा, इन्फेक्टेड से होगा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन ये सही है, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस आ जाएगा, किसिंग से नहीं होगा, इनहेरिटेंस नहीं है। तो आंसर बी और सी हो जाएगा, बी और सी ओनली। आंसर सेकंड बना है कि नहीं? बी और सी। अगला एमनियोसेंटेसिस के लिए लिखा हुआ है असर्शन में, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। भाई साहब, सेक्स डिटर्मिनेशन की स्ट्रैटेजी नहीं है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, बिल्कुल गलत बात है भाई साहब ये। और बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मैनस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, ये बात सही है, तभी तो बैन लगाया गया एमनियोसेंटेसिस पर, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड के केस बढ़ रहे थे। तो ये एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीमेल फर्टिसाइड मतलब फीमेल बच्चे के सेक्स का जेंडर का पता लगाना, ये उसका मिसयूज होता है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो आंसर सेकंड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही कायदे से इसे देखिएगा। लिखा हुआ है अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड और रेड फ्लावर, येलो सीड और रेड फ्लावर, एक करेक्टर ये लिया जो कि डोमिनेंट है, और फिर कहा गया कि क्रॉस विद होमोजाइगस प्लांट ग्रीन सीड एंड व्हाइट फ्लावर। उसने ये बोला कि इसका आपके पास क्या कराया है? क्रॉस। और F1 जनरेशन में मुझे क्या मिला है? F1 जनरेशन में मुझे मिले हैं येलो सीड मिले,
येलो सीड और अगर डोमिनेंस वाला केस होता है येलो सीड और रेड फ्लावर मिलता, लेकिन उसके साथ साथ से मिला क्या है, पिंक। येलो सीड एंड पिंक फ्लावर, इसका मतलब एक करेक्टर तो कंप्लीट डोमिनेंस वाला फिनोमिना है और एक करेक्टर मिल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब वो ये कह रहा है कि इस F1 की जब सेल्फिंग कराओगे, F1 की, तो जो F2 मिलेगा उसमें पूछ रहा है फिनोटाइप के नंबर, कितने फिनोटाइप होंगे। तो बेटा मैं तुम्हें सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं और उस शॉर्टेस्ट तरीके से आप क्या कर पाओगे, आप क्या करो, दोनों करेक्टर को सेग्रीगेट कर लो और फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से काम करो। तो देखो अगर मैं एक करेक्टर ले लूं येलो सीड वाला, येलो और आपके पास इसका क्रॉस करा रहे हैं ग्रीन सीड से, तो ये करेक्टर हमने ले लिया एक। बात बताना समझना बेटा, येलो सीड और ग्रीन सीड, तो बताओ F1 में क्या मिलेगा, F1 में सारे येलो सीड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हाँ या ना। और आपको यह भी पता है कि येलो सीड के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। अब आपसे कहा जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसकी सेल्फिंग कराओगे तो F2 में क्या मिलता है, F2 में आपको 3 लोग मिलेंगे, एक मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यस और नो। ये भी येलो होगा, ये भी क्या होगा, येलो, ये क्या होगा, येलो, और ये वाला तीसरा वाला क्या होगा, व्हाइट, सॉरी ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन। और रेशियो क्या होगा, ये होगा 1, मतलब अगर मैं बात करूं जीनोटाइपिक रेशियो की 1:2:1, फिनोटाइपिक की बात करूं तो 3:1, है ना। तो ये वाला करेक्टर। अब दूसरा मैंने क्या किया है, दूसरा करेक्टर लिया है मैंने जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर वाला करेक्टर अलग ले लिया। तो रेड फ्लावर ले लिया आपने और व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। बताइए अब F1 जनरेशन में इसे क्या मिला होगा, पिंक। और जब इसकी सेल्फिंग कराई होगी तो सेल्फिंग जब कराओगे तो आपको यहां पर कैपिटल आर कैसा मिलेगा, रेड। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर क्या मिलेगा, पिंक। और यहां पर मिलेगा स्मॉल आर क्या मिलेगा, व्हाइट। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कितने फिनोटाइप होंगे। अरे बहुत आसान है भाई साहब, अगर येलो के साथ इसके कॉम्बिनेशन लो तो येलो रेड, येलो पिंक और येलो व्हाइट। अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन करा रहे हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो कितने आए आपके पास, 3। लेकिन जब इसके साथ कराओगे तब भी तो सेम ही रिजल्ट आएगा, येलो रेड, येलो पिंक, येलो व्हाइट। तो इसका मतलब इन दोनों के साथ 3 ही फिनोटाइप बनेंगे। और जबकि आप ग्रीन के साथ देख लो तो ग्रीन वाले के साथ भी वही 3 फिनोटाइप, जैसे कि ग्रीन वाले ग्रीन रेड, ग्रीन पिंक और ग्रीन व्हाइट, 3 इसके साथ। तो 3 + 3 टोटल कितने फिनोटाइप बनेंगे, टोटल फिनोटाइप के नंबर हो जाएंगे 6। टोटल फिनोटाइप के नंबर क्या हो जाएंगे, 6। अब उन फिनोटाइप के तुम्हें जीनोटाइप निकालना है तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि येलो और रेड के बारे में बताइए, तो येलो रेड आपके पास 2 तरह की कंडीशन में हो सकता है। आपका रेड के बारे में बात करें तो येलो और रेड अगर बात करी जाए तो ये होगा येलो रेड और ये हो सकता है येलो रेड, यस और नो। तो आपको आउट ऑफ 16 अगर किसी का तुम्हें अगर जीनोटाइप भी निकालना, आराम से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी निकालकर। येलो के साथ आपके पास जिम्मेदारी ये वाली है, लेकिन पिंक के रेड के साथ कैपिटल आर, पिंक के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर व्हाइट है तो आपके पास स्मॉल आर। इस वाले चैप्टर में इस वाले क्वेश्चन में फिनोटाइप पूछा गया है। अगर फिनोटाइप पूछा गया है तो टोटल फिनोटाइप बनेंगे 6। लेकिन अगर वो जीनोटाइप तुमसे पूछता तो वो नाम देगा कि इस वाले इंडिविजुअल के कितने जीनोटाइप होंगे। तो भाई साहब अगर पिंक के साथ हो तो कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो के साथ हो तो येलो के 2 केस बन सकते हैं, कैपिटल वाई वाला और कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला, और फिर 2 की पावर n करके उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकाल लेना। हेट्रोजाइगस पेयर
के मतलब n बराबर 8 हो जाएगा स्क्वायर, और आंसर आपके पास जीनोटाइप के नंबर भी आ जाएंगे आउट ऑफ 16। ठीक है, तो आंसर तो आपके पास हो गया है 148 का 4। अगला देखिए, लिखा हुआ है व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट बताना है, तो लिखा हुआ है इट कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज पॉन्ड टू लार्ज साइज। तो कह रहे हैं ये वेरी कर सकता है स्मॉल साइज पॉन्ड से लेकर लार्ज साइज सी तक, बिल्कुल सही बात है। विच मे बी एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, बिल्कुल मैन मेड भी इकोसिस्टम होते हैं, एक्वेरियम वगैरह, क्रॉप फील्ड वगैरह। इट मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, और इट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी और नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। गलत भाई साहब, ये तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में आता है। पहला एनर्जी का फ्लो, सॉरी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग। तो गलत बात आपके पास क्या बनेगा 4। अगला देखो, आप इस लिस्ट को देखकर बता सकते हो क्या कि भैया प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, सेकेंडरी क्या होगा, हर्बीवोर्स कौन से होंगे। तो आपको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर में प्लांट निकालिए तो ये हो जाएगा गोट, डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। ग्रास को खाने वाला, ये सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा ग्रास, तो ग्रास को खाने वाला हर्बीवोर हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर। तो ये आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा गोट, ये हो जाएगा 4। सेकेंडरी कंज्यूमर, गोट को कौन खाएगा, वुल्फ खा लेगा, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कार्निवोर, ये हो जाएगा 3rd। और टॉप कार्निवोर आपके पास लाइन हो गया, जिसे टर्शरी कंज्यूमर बोल सकते हैं 2nd। तो 2nd, 3rd, 4th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 1st, आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास देखा लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टेज बतानी, गैप 2 साइटोकाइनेसिस, सिंथेटिक, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1। तो यार सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा G1, फिर S, G2, फिर कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। तो E सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा E, फिर कौन आएगा गैप 2, नहीं सिंथेटिक फेज, फिर क्या आ जाएगा C, फिर क्या आ जाएगा गैप 2 मतलब A, ECA, फिर D और फिर आपके पास B। तो ECADB, ECADB आंसर आपके पास 3rd बन गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई साहब ये, ECADB आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 3rd बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की सेल और लाइनिंग ऑफ सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। बिल्कुल सही बात, लगातार इनके सेल्स रिप्लेस होते रहते हैं। और मियोसिस इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन अ लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर कर लेता है डिप्लॉइड फेज को। तो गैमीट बनेगा, मियोसिस से होगा तो हैप्लॉइड आएगा, और फिर उसके नंबर को रिस्टोर करने के लिए फर्टिलाइजेशन होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। प्रोकैरियोट्स में रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। बिल्कुल आपको पता है कि भैया इनिशिएशन मतलब प्रमोटर साइट पर ही ऑपरेटर रीजन होता है। अगर वहां पर आकर रिप्रेशर बाइंड कर गया तो आगे का जीन का एक्सप्रेशन होगा नहीं। तो प्रीडोमिनेंट साइट क्या है उसे रेगुलेट रखने की, तो वो आपके पास है प्रमोटर रीजन, और प्रमोटर रीजन को ही हम ट्रांसक्रिप्शनली इनिशिएशन मतलब जो है ना पॉइंट कहते हैं। लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेशन बाय रिप्रेशर रिफर टू एज पॉजिटिव रेगुलेशन। नहीं, नॉर्मल कंडीशन पर ये जो है ना स्विच ऑफ करके रखता है, तो ये हो गया नेगेटिव कंट्रोल। कैसा हो गया, नेगेटिव कंट्रोल हो गया बेटा। तो फर्स्ट और सेकेंड, तो पॉजिटिव कंट्रोल नहीं, फर्स्ट वाला सही है, दूसरा गलत है। फर्स्ट सही, दूसरा गलत, आंसर आपके पास सेकेंड। 153 का आंसर क्या बनेगा बेटा, सेकेंड आ जाएगा 153। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फोंसो कॉर्टाई बिगन द साइंटिफिक कैरियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। और इसके साथ साथ अल्फोंसो कॉर्टाई जो आपके पास एनिमल फिजियोलॉजी के यूनिट से पहले ही दिए हुए हैं,
उन्होंने बैसिलर मेम्ब्रेन को खोजा था ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, जो कि आपके पास होता है हियरिंग ऑर्गन। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। और लिखा हुआ अल्फांसो कॉटाई एनाटॉमिस्ट तो हैं लेकिन अमेरिकन नहीं है, इटालियन है। इनका जन्म 1822 में हुआ, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब अमेरिकन है, तो ये बात गलत हो गई। तो आप बताइए यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। पहला सही दूसरा गलत, आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड। 154 का सेकंड बन जाएगा बेटा। अगला देखिए, इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। सही बात है। अर्थमेटिक टाइप का अगर वो आपके पास ग्रोथ मॉडल है तो उसमें एक सेल डिवाइड करती है 2 सेल में, और उसमें एक सेल तो डिवीजन के लिए चली जाती है, लेकिन दूसरी सेल साथ साथ में क्या हो जाती है? मैच्योर। तो यही आपके पास अर्थमेटिक डिवीजन है, अर्थमेटिक ग्रोथ। सिग्मॉइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली लार्ज, ओनली लिखा हुआ है, ओनली लार्ज। तो भैया स्मॉल अगर पॉपुलेशन वाला भी होगा, स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म भी होगा, तो भी आपके पास नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सिग्मॉइड कर्व ही देगा। इसका मतलब ओनली लिखकर ये बात इन्होंने गलत कर दी है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत। आंसर क्या बन जाएगा? 155 का सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। लाइट आ रही है, टेंशन मत लेना, आ गई। लिखा हुआ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इट इज ट्रू सेंस वुड हैव स्टेटेड दैट या स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंशिएट इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो जब भी इवोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके पास ट्रू सेंस में यही है कि वहां पर चेंज किस लेवल पर हो रहा है? सेलुलर लेवल पर, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। ये बात इवोल्यूशन में लिखी हुई है। 2 डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक ही एरिया में जाकर देखोगे तो वो दोनों स्पीसीज सेम एडॉप्टेशन करेगी। इस वजह से 2 अलग अलग स्पीसीज दिखने में एक जैसी हो जाएंगी, जैसे कि मोल और मार्सुपियल मोल। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई 2 डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर एक कॉमन जियोग्राफिकल एरिया पर देखेंगे तो ये एग्जांपल होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। और ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। नॉर्मल फीमेल चाइल्ड की बात करी जाए तो आपके पास ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर लिखा नॉर्मल मेल चाइल्ड, तो ये थर्ड हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास थर्ड हो गया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके पास ये हो गया सेकंड, और टर्नर सिंड्रोम में आपके पास ये वाला कनेक्शन। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। 157 का सेकंड, 157 का सेकंड। अगला देखिए, लिखा हुआ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपके पास ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिल जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड, तो फ्यूमेरिक एसिड ग्लाइकोलिसिस में देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब, ये तो आपके पास क्रैब साइकिल में होता है। जबकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्रैब साइकिल में मिलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी मिल जाएगा। गलत बात आपके पास 158 का सेकंड है। 159 लिखा हुआ है इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा को बनाने के लिए 3 तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसमें आपके पास सेमाइनल वेसाइकल है। सेमाइनल वेसाइकल पेयर में होती बेटा। फिर प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट सिंगल होती है। और फिर कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, और ये भी आपके पास 2 है। तो पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, पेयर्ड नहीं होती प्रोस्टेट, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, सिंगल प्रोस्टेट, सिंगल नहीं होती बल्बोयूरेथ्रल, सेमाइनल वेसाइकल सिंगल नहीं होती, पेयर्ड वेसाइकल
प्रोस्टेट सिंगल पेयर्ड। आंसर 4 सही है, 4 सही है बेटा। अगला देखिए, इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट आर डेवलपमेंट, गैमेटोसाइट जो कि मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट बनेगा आरबीसी में। फिर गट में होगा फर्टिलाइजेशन, गट ऑफ मॉस्किटो में, तो आपके पास ये बनेगा आरबीसी ऑफ ह्यूमन में, लिवर में नहीं, सलाइवरी ग्लैंड में नहीं, मॉस्किटो गट में नहीं। मॉस्किटो के गट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन कहां होगा, मॉस्किटो गट में। अगला देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, नंबर ऑफ सेल्स इन फीमेल गैमेटोफाइट ग्रेटर देन द मेल गैमेटोफाइट, सही है। फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड है, जबकि मेल गैमेटोफाइट के तौर पर पॉलन ग्रेन 2 या 3 सेल्ड है। स्पोरोपोलन इज प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट, सही है, पॉलन ग्रेन पर पाई जाती है हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एंजाइम बनाता है। फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी सही है, जो सिनर्जेट का फॉर्मेशन करेगा। 161 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2n, कौन इसमें से डिप्लॉइड नहीं है। जाइगोट 2n है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल 3n है, मेगा स्पोर मदर सेल 2n है, और फ्लोरल पार्ट कोई भी फ्लावर आपके पास 2n होगा, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म की 2n स्पोरोफिटिक होती है। गलत जवाब हो गया सेकंड। क्या हो गया बेटा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन बता दो, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद रेट्रो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, फुल्ली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियल इफेक्टिव है। लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। भाई साहब लॉन्ग टाइम लगता है, नो टाइम नहीं, 5 से 10 साल का आपके पास ये ब्लाइंड पीरियड, इससे हम कह सकते हैं कि कोई सिम्टम ही आपको दिखाई नहीं देगा, अचानक से दिखाई देगा, तब तक खेल खत्म। स्टेटमेंट दूसरा वाला गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकंड हो गया। देखिए विच स्टेटमेंट इज ट्रू, लिखा हुआ है इन ब्लड CO2 कंपैरेटिवली डिफ्यूज यूजुअली बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होती है CO2 देन द ऑक्सीजन। अप्रोक्सीमेटली 18 से 19% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, गलत बात, ये तो 7% के आसपास है। देखा हुआ CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, passes into RBC and react with H2O and बनाता है H2CO3, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एंजाइम कौन लगेगा, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर लिखा हुआ क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसीज टू मेंटेन आयनिक बैलेंस, तो ये बात सही है, ये अभी कहलाया जाता है क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फिनोमिना। तो बताइए, तो ये 160 जो आपके पास 4 क्वेश्चन है, कितनी बातें इसमें सही हैं, तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, सेकंड बन गया। आगे देखिए, आगे देखिए 165 का आंसर देखिए क्या आएगा। आगे लिखा हुआ इंस्पायरेशन कैन अकर्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंस्पायरेशन तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर निगेटिव हो जाए, अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसें आ जाएंगी, इंस्पायरेशन हो जाएगा। तो इंस्पायरेशन कैन अकर्स विद द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव कितना, -1 से -3 mm of Hg with respect to atmospheric pressure, less than the atmospheric pressure, सही है, मोर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 165 का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, लिखा हुआ है TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर यील्ड ऑक्सैनो सक्सेटिक एसिड। भाई साहब इतना सब काम कर रहे हो, लेकिन इसने ये गलत लिख दिया, यहां पर सिट्रिक एसिड होना चाहिए, गलत बात। मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, इसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, सही है। एक बात गलत, दूसरी सही।
थर्ड, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच लिखा हुआ ABA इनहिबिट करता है सीड का जर्मिनेशन, सही है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये भी सही है। साइटोकाइनिन को स्ट्रेस हार्मोन नहीं कहते, ये गलत है, इसे हम ABA को ही कहते हैं। इथाइलिन स्प्राउटिंग द पोटैटो ट्यूबर्स, सही है। बड की डोरमेंसी और आपके पास सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है इथाइलिन। बड की डोरमेंसी किसमें? ट्यूबर में। आंसर आपके पास थर्ड हो गया। लिखा हुआ है द मैट्रिक्स ऑफ विच ऑर्गेनेल। मैट्रिक्स है कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिसमें सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है, पहली बात। उसके पास कुछ RNA भी है, दूसरी बात। 70S राइबोसोम है हमारे पास। इसी बात से दो क्वेश्चन आ गए, दो ऑर्गेनेल आ गए दिमाग में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर कह रहा है रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ये बात दिमाग में आई वैसे ही हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि भाई साहब ये सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। थर्ड हो गया। टेट्राड इज मेड अप ऑफ। तो टेट्राड आपके पास कैसे बनता है? तो टेट्राड में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती, लेकिन क्रोमैटिड कितने होते हैं? सबके पास डबल डबल क्रोमैटिड होता है। तो 4 क्रोमोसोम नहीं होते, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं और हर किसी के क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो इसे हम बाइवेलेंट भी कहते हैं और टेट्राड भी कहते हैं। लेकिन टेट्राड क्लियरली सीन होता है पैकाइटिन में, बनता है जाइगोटीन में। और इनके बीच में अगर प्रोटीनेशियस सब्सटेंस अगर हम डाल दें तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम कहेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये भी जाइगोटीन में बनेगा। आंसर इसका क्या हुआ था? आंसर हुआ था इसका सेकेंड। और ये है हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई किया जाता है सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus में बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट ट्रांस सरफेस, मतलब कॉनकेव सरफेस। ठीक है, लिखा हुआ गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, या फिर आइदर इंट्रा सेलुलर और गेट सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। कहते हैं कोई भी प्रोटीन बनने से पहले उसे मॉडिफाई किया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और उसे उस वेसाइकल में बदल दिया जाएगा, चाहे अब वो वेसाइकल का यूज सेल के अंदर करो या बाहर करो। मॉडिफाई के लिए आपके गोल्जी ऑपरेटर्स चाहिए। इसी वजह से इसी में कहते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस यहीं पर होती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर 4 बनेगा। आज का पेपर बहुत अच्छा है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये है FST 26 और अभी तक आप 26 FST दे रहे हैं, है ना। अभी आपके बहुत सारे FSTs बाकी हैं, बस पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं पेपर डिस्कशन का सेशन यूट्यूब पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस 26, जो कि 8 दिसंबर 2024 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफी ठीक था, आपने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत शानदार वेल एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक और क्वेश्चन नंबर 171 से 200 की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग का पेपर का क्वेश्चन नंबर 171, द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिक एंड टेम्परेट रीजन इज ड्यू टू द रीजन। आपको मालूम है कि सपोज दैट ये एक पौधा है और इस पर जितनी सनलाइट गिरेगी उतना ही ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके इसकी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी। आपको मालूम है इसकी बढ़ी प्रोडक्टिविटी और इसको खाया किसी हर्बीवोरस ने, तो जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ होगा, आपको मालूम है 10% एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ होगी, ज्यादा ट्रांसफर भी होगी, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं वैसे भी प्रोडक्टिविटी जहां भी निकाली जाती है वो रिगार्डिंग ग्रीन प्लांट या जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके रिगार्डिंग निकाली जाती है प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब अगर कहीं प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब उसका सीधा संबंध है ज्यादा सनलाइट का अवेलेबल होना। आपको मालूम है
कि आपका ये आपका अर्थ है और जो आपकी सन की लाइट पड़ती है इस तरह से, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सरफेस एरिया यहीं पर है। और ये रीजन आपके इक्वेटर के पास वाला ये ट्रॉपिक्स है, उसके बाद सब ट्रॉपिक्स, फिर टेम्परेट और ये आपका पोल। और सबसे कम डाइवर्सिटी जो होती है पोल पे होती है। ये आपको बताया गया क्यों, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हो बायोडाइवर्सिटी घटती है और इधर घटती है, और सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी यहीं पर होगी। इसके एक रीजन तो ज्यादा सनलाइट का अवेलेबल होना है, दूसरा ये कि जो ये ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं इनमें जो सीजन्स होते हैं या रीजन सीजन या ऋतुएं जो होती हैं बहुत ही प्रेडिक्टेबल होती हैं। एक टाइम कांस्टेंट हो, जैसे 3 महीना मान लीजिए गर्मी रहेगी, 3 महीने जाड़ा रहेगा, 3 में बरसात रहेगी, या 6 महीना गर्मी रहेगी, 6 में जाड़ा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन ठंडी रही फिर 2 दिन गर्मी हो गया, फिर एक हफ्ते बाद 22 हो गया। तो जहां पर आपका जो ये है इन्वायरमेंट अगर कांस्टेंट होता है तो निके को स्पेशलाइजेशन को और वहां की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये आपकी किताब में लिखा है कि वाई ट्रॉपिक्स इज मोर प्रोडक्टिव देन टेम्परेट, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्टेबल है और ये लेस सीजनल है, और एक तो सनलाइट ज्यादा अवेलेबल है तो एक रीजन है ही, इसके अलावा यहाँ पर प्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ पर जो सीजन्स होते हैं इसके आपका क्लाइमेट वगैरह ये कांस्टेंट होता है, कुछ कुछ महीने के लिए या 6-6 महीने के लिए या 3-3 महीने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर 10 दिन बाद क्लाइमेट, क्यों आप खुद ही देखिए, धान की फसल के लिए आपको अलग एनवायरमेंट चाहिए, मटर की फसल के लिए आपको अलग क्लाइमेट चाहिए, ठीक, आलू की फसल के लिए आपको अलग क्लाइमेट चाहिए। तो इसका मतलब अगर वो क्लाइमेट उतने फसल पूरी होने तक अगर वो क्लाइमेट नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्टिविटी अपने आप घट जाएगी। मान लीजिए खेत में पानी ज्यादा आ जाए या अप्रैल के महीने में खूब बारिश हो जाए तो गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। इसका मतलब 2 चीजें, एक तो लेस सीजनल होना चाहिए, लेस सीजनल, और सनलाइट ज्यादा होनी चाहिए अवेलेबल, और जो आपका रीजन सीजन है, सीजन या एनवायरमेंट क्लाइमेट ये कांस्टेंट होने चाहिए और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, जिससे हम बता सके कि हाँ 1 महीने बाद बारिश होने वाली है, 1 महीने बाद गर्मी होने वाली है। तो एक तो मोर सीजनल पहले गलत हो गया, ग्लेशिएशन से इनका कोई संबंध नहीं है, और हाईली वेरिएबल क्लाइमेट ये गलत है भाई, क्लाइमेट क्या कांस्टेंट होना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट टू, ये तो सिर्फ एक रीजन दिया हुआ है, इसके अलावा था कि आपका लेस सीजनल होना चाहिए और क्लाइमेट कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होने, मतलब हम बता सकें कि 1 महीने बाद ये होगा, 3 महीने बाद जाड़ा आएगा। आप खुद ही सोचिए कि पूरे साल भर एक किसान एक ही खेत में अलग अलग फसलों को बोता है, कैसे कि उसे पता होता है कि इस महीने बारिश का महीना आएगा, इस समय ठंडी की फसल है, ये थोड़ी गर्मी की फसल है। तो उससे अगर पता ना हो कि अगले दिन या कुछ दिन के बाद कौन सी क्लाइमेट, कौन सा एनवायरमेंट आने वाला है, तो वो फसल की प्रोडक्टिविटी अपने आप घट जाएगी। ठीक है, 4th आंसर। फिर लिखा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू साइकस। कुछ नहीं सर, साइकस क्या है, एक प्लांट है। अब प्लांट है तो यूकैरियोट्स है, और प्लांट है तो ये मल्टी सेलुलर है। इसमें इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ये यूकैरियोट्स है। आपको बताया गया था कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं साइकस में, ये अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं, मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल नहीं है। इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन नहीं, इसमें मेगास्पोरोफिल है। और आपको मालूम है कि ये नेकेड सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, तो ठीक है। और चूंकि डाइकॉट की तरह इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो भाई ACDE कितने सही हो गए, 4। समझ गए, ये बाइसेक्सुअल नहीं। वैसे भी किताब में लिखा है कि पाइनस जो है बाइसेक्सुअल है, ये मोनोसियस है और ये डायोसियस है भाई। ठीक, तो ACDE क्या हो गया, सेकेंड आंसर। अब लिखा कॉकरोच एंड फ्रॉग। कुछ नहीं सर, कॉकरोच के बारे में आप जानते हैं, ये इंसेक्टा का मेंबर है, और ये फ्रॉग एम्फीबिया का मेंबर है। ये फाइलम कार्डेटा का है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का है। मतलब इनके क्लास सेम नहीं है, इनके फाइलम सेम नहीं है। ठीक, और एक नॉन कार्डेट है, कार्डेट है। अब देखिए इसमें कितनी टेस्टिस होती है सर, 1 पेयर, और इसमें कितनी ओवरी होती है सर, 1 पेयर। इसमें भी 1 पेयर, इसमें भी 1 पेयर, मतलब टेस्टिस का नंबर सेम है और ओवरी का भी सेम है। ये बात याद रखिएगा, ओवरी टेस्ट दोनों का नंबर सेम है। अब देखिए कहते हैं कि जो आपका ये कॉकरोच है, इसमें हार्ट एक होता है जिसमें 13 चैम्बर होते हैं। ठीक, और इसमें हार्ट एक है जिसमें 3 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। मतलब चैम्बर ऑफ हार्ट इन फ्रॉग ग्रेटर देन फ्रॉग नहीं सर, लेसर देन। तो ये तो मुझे गलत दिख गया। फिर लिखा, आपको मालूम है कि जो कॉकरोच में है उसमें लार्वा कौन सा है, निम्फ, और इसमें कौन सा है, टैडपोल। और जिनमें लार्वा होता है डेवलपमेंट के दौरान मेटामॉर्फोसिस, उनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जो इसमें है ये ओपन सिस्टम दिया हुआ है,
इसमें ओपन सिस्टम थ्रू साइनसेस और इसमें ब्लड वेसल डेवलप होती है, इसमें क्लोज होता है, तो दोनों में ओपन नहीं है। और देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें मेलपिजियन ट्यूब्यूल है जिसकी संख्या 100 से 150 है, जो कि मिडगट हाइंडगट के जंक्शन पे है, और इसमें 1 पेयर किडनी होती है, मतलब इसमें 2 है, इसमें 100 से 150। ये तो केवल मेलपिजियन ट्यूब्यूल की बात है। अगर नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी की हम बात करें तो ये संख्या और बढ़ सकती है। मतलब कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन ज्यादा है किससे, फ्रॉग से। ये बात समझ में आती है। तो मुझे ए सही दिख रहा है, मुझे सी सही दिख रहा है और मुझे ई दिख रहा है, दैट इज ए सी ई, फोर्थ आंसर। समझ गए आप लोग। तो इसमें फ्रॉग में 3 चैम्बर है, कॉकरोच में 13 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। कॉकरोच में ओपन है और फ्रॉग में क्लोज है, तो ये भी गलत हो गया। तो मुझे बी और ई गलत है, ए सी ई, दैट इज फोर्थ आंसर। अब लिखा सेकेंडरी oocyte। आपको मालूम था कि जब हम ऊगोनिया की बात करते थे, ये आपकी ऊगोनिया, और ऊगोनिया से बना प्राइमरी oocyte। ठीक, अब इसमें होगा मियोसिस 1, पहला बन गया आपका क्या चीज, एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बना आपका सेकेंडरी oocyte। ठीक, इसमें होगा सेकेंड मियोसिस, क्या बनेगा सर, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा। इसका मतलब, और ये तब होगा जब इस पे स्पर्म जाके जैसे टच करेगा वैसे बनेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले और एंट्री के बाद। तो क्या बोलेंगे, 1 ओवम 1 सेकेंड पोलर बॉडी, ये बनता है थर्ड आंसर। लिखा कि ह्यूमन हार्ट, आपको जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, इसमें जितने प्रकार के टिश्यू होते हैं 4 टाइप्स, सब के सब पाए जाते हैं। फिजिकल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये ओनली गलत है भाई, चारों होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर होता है, ये फाइबर मेनली क्या होता है, कोलेजन होता है, इलास्टिन भी हो सकता है सर। ठीक, तो स्ट्रेंथ, इलास्टिन, ये तीनों प्रोवाइड करता है भाई। ठीक, क्योंकि ये फाइबर होता है एक प्रकार का, तो ये कोलेजन से दोनों होता है। तो मुझे पहला गलत दिख रहा है, तो सही दिख रहा है थर्ड आंसर। अब देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में जो मेजर पोर्शन होता है वो सेरिब्रम होता है, और ये सेरिब्रम एक ना होकर के 2 होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ये बीच में एक लेयर होती है ऐसे ही। नर्व फाइबर की डक्ट होती है, नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है, इसी को आप कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हो, जो कि यूनिक कैरेक्टर है किसका, मैमेलियन ब्रेन का। ये यूनिक कैरेक्टर है किसके, मैमेलियन ब्रेन का। ठीक, तो ये क्या है, कार्पस कैलोसम। अब देखिए कार्पस ल्यूटियम क्या है, ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि ओवुलेशन के बाद बनता है। इससे क्या निकलता है, मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। उसके हाइपोथैलेमस, जो कि ये ब्रेन का पार्ट है, जो कि टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सटाई टेंसर थर्स्ट सेंटर को कंट्रोल करता है, और लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, इमोशंस और प्लीजर, इन चीजों में इन्वॉल्व है, दैट इज सेकेंड आंसर। लिखा है द करेक्ट फॉर इक्विसिटम। सर सबसे पहले तो इक्विसिटम हम जान गए कि ये टेरिडोफाइट्स है। ठीक, इतना हमको समझ में आ गया कि ये टेरिडोफाइट्स है, और टेरिडोफाइट्स है तो ये प्लांट है, और सर प्लांट है तो मल्टी सेलुलर है। ठीक, प्लांट है तो यूकैरियोट्स, इतनी बात समझ में आई। ये बाइसेक्सुअल होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, इस पे राइजोम भी पाया जाता है। ठीक, इसमें कोन भी मिलता है, और भाई चूंकि टेरिडोफाइटा है तो ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट इससे पाए जाएंगे। तो वेस्कुलर टिश्यू की, हाँ पहला वेस्कुलर टिश्यू की स्टार्टिंग टेरिडोफाइटा से, तो ये भी ठीक है। राइजोम ठीक, हाँ कोन पाया जाता है, एब्सेंट नहीं होता भाई, प्रेजेंट, ये गलत है। इक्विसिटम में स्पोरोफाइट डोमिनेट, क्यों, टेरिडोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा से ऑनवर्ड स्पोरोफाइट डोमिनेट हो गया था भाई, और टू रिस्टेंटली पाया जाता है। तो मुझे ए ठीक दिख रहा है, बी ठीक दिख रहा है, डी सही दिख रहा है, ई सही दिख रहा है। क्या आंसर आ गया मेरा, थर्ड आंसर। फिर लिखा एनिमल सेल ड्यूरिंग विच फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल कहें या हम सेंट्रोसोम कहें। ठीक, क्या हो गया, एस फेज में। और ज्यादातर ये सेल मेटाबॉलिक हाईली एक्टिव होता है, इसमें प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर मेटा, क्या नाम, माइटोसिस के लिए, और ये तो एक्चुअल सेल डिवीजन है, ये एक्चुअल सेल डिवीजन है, दैट इज सेकेंड आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन 179। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटो बाय द प्रोसेस। आपको मालूम है कि अगर हम ये स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, स्पर्मेटोगोनिया, अब ये बनेगा क्या चीज, डिफरेंशिएट होगा तो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, और उसके बाद जब इसमें मियोसिस 1 होगा तो बनेगा ये आपका सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स, इसमें मियोसिस 2 होगा तो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब देखिए इससे बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई ये तो बन गया। अब इसमें डिवीजन होगा तो बनेगा आपका क्या चीज, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक, अब इससे जब आपका स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो बनेगा आपका स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, इस प्रोसेस का स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा तो इसको आप बोलेंगे स्पर्मिएशन, तो स्पर्मिएशन नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया का डिफरेंशिएशन हुआ, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसमें मियोसिस 1 हुआ, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ मियोसिस 2 तो बना 4 स्पर्मेटिड और उससे ट्रांसफर होगा तो बनेगा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ, फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये आपका फोटो सिस्टम 1 है, ये P680 है और ये क्या सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप बुक में लेवलिंग देखिए क्या सही आएगा, बी वाला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यही सही है सर। और ए फोटो सिस्टम नहीं है सर, ये आपका P680 दिया हुआ बुक में और ये है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, तो मुझे सेकंड दिख रहा है, ये दोनों गलत लेवलिंग है। लिखा है कि इन फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। अब देखिए सबसे पहले मैंने CO2 H2O और यहाँ पर C6H12O6 O2 और यहाँ पर ये H2O बना, यहाँ पे हमने 6 लिया और यहाँ 12 और यहाँ लिया 6O2 और यहाँ लिया 6। इसका मतलब ये हमारे रिएक्टेंट में है और ये प्रोडक्ट में है, ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में कितना हो गया, रिएक्टेंट में 12 और प्रोडक्ट में कितना 6, तो 12 इंटू 6। तो लिखा आपने फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना 12 है और प्रोडक्ट में कितना 6 है। दैट, और एक बात और, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में यही इकलौता केमिकल है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में है। ठीक, तो क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब लिखा सर द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सर क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आपका सेल ऑर्गेनेल है, ये प्लांट में पाया जाता है, ये आपको पता है। और देखिए जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये डबल बना दिया, इसमें एक सिक्के की तरह स्ट्रक्चर थाइलाकोइड्स और कई सारे ग्रुप ऑफ सिक्के गैना, और एक गैना को दूसरे गैना जोड़ने वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा लैमली। और ये जो बाहर आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये क्या, स्ट्रोमा, इसका स्ट्रोमा लैमली, गैना स्ट्रोमा, ये तीनों तो हैं। लेकिन जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते थे तो आपको मालूम था कि ये इनर में आउटर इनर, तो इनर वाली थोड़ी थोड़ी ऐसे फोल्ड होती थी और ये जो फोल्डिंग थी इनर, इसी को आप बोलते थे क्रिस्टी। ठीक, तो इसका मतलब क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सही है। ठीक, तो यही गलत है, फोर्थ आंसर। ऑक्सीटोसिन आपको मालूम है कि ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है, और कब काम करता है, पार्टुरेशन के समय, एक तो ये। दूसरा, मिल्क के इजेक्शन में, जब आपका पार्टुरेशन के बाद आपकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है कोलोस्टम के थ्रू, तो मिल्क इजेक्शन भी यही करवाता है। तो ये तो मुझे सही दिख रहा है, ए फर्स्ट। और ए फर्स्ट इसके अलावा यहाँ पर है ग्लूकागान। आपको मालूम है कि हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। कैसे, आपको पता है कि ये आपकी पेनक्रियाज की अल्फा सेल, बीटा सेल, इससे क्या निकलता है सर, ग्लूकागान। इससे क्या निकलता है सर, इंसुलिन। जैसे आपका ये, और ये लीवर है और ये मान लीजिए मसल्स है और ये हमारा ब्लड वेसल। यहाँ पर अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा, तो यहाँ से ग्लूकोज निकाल कर लीवर और मसल्स में चला जाएगा। ठीक है, और किस प्रोसेस के माध्यम से, ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से बदल जाएगा ग्लाइकोजन में, ये स्टोरेज फॉर्म में। और जब शरीर को जरूरत पड़ेगी तो फिर यही ग्लाइकोजन टूट के आ जाएगा ग्लूकोज में। किस प्रोसेस से, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो मैं कह रहा हूँ अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो हमें ग्लाइकोजिनोलिसिस कराना पड़ेगा, और इसके लिए कौन सा हार्मोन, ग्लूकागान। और हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से ग्लूकोज उठा करके हमें यहाँ भेजना है, स्टोरेज कराना है, ग्लाइकोजेनेसिस, तो कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। इसका मतलब इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक है, कैसे, ग्लाइकोजेनेसिस करा के। हम कह रहे हैं कि ग्लूकागान हाइपरग्लाइसीमिक कैसे, ग्लाइकोजिनोसिस करा के। तो ग्लूकागान ग्लाइको
जिनोलिसिस और इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस और एस्ट्रोजन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। क्या आंसर आ गया? फर्स्ट। आपको मालूम है कि जो आपका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को चेक करने के लिए कि एक स्ट्रैंड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है और दूसरा नया पैरेंटल बनता है इस तरीके से, तो इस बात को चेक करने के लिए एक तो मिचेल्सन स्टाल ने प्रयोग किया, ठीक है, और इन्होंने किया किसे? प्रोकैरियोट पर। इसी के साथ साथ एक साइंटिस्ट थे टेलर और उनके कलीग्स ने, जो कि 1958 में इन्होंने किया था, भाई याद रखिएगा, ठीक है। टेलर और कलिक्स नाम के एक साइंटिस्ट 1958 में इन्होंने क्या क्रोमोसोम पर क्या किया? आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो आपका जब धागा होता है, धागा बन के फिर ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो इन्होंने किया क्या कि रेडियो एक्टिव थायमिडिन उसमें लगाया और उन्होंने क्रोमोसोम पर डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ठीक है, इन्होंने क्रोमोसोम पर फर्क कितना था? मेल्सन स्टाल में केवल डीएनए पे एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोकैरियोट में, और इन्होंने क्रोमोसोम पे स्टडी की है विक्सिया फावा, जो कि एक प्रकार का क्या है? एक प्लांट है। तो इन्होंने यूकैरियोट पे किया था, क्रोमोसोमल स्टडी थी इनकी, ठीक। और ये किसके लिए था? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए। सेकेंड आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एक्सटेंडेडली अराउंड फिर द ब्लैंक। आपको पता है ये जो डेटा ये बताता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बनाई गई, कि मतलब अगर हम ड्यूरेशन को माने, कहा गया कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले आपके लाइफ या 500 में जो लाइफ आ गई। अर्थ बोला गया कि 4.5 बिलियन आ गया और इसके 500 मतलब 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले लाइफ आ गई। चलो मान लेते हैं। तो ये कहा गया कौन से समय पर कितने मिलियन ईयर्स एगो पहले कौन कौन डेवलप हुआ, उसका ये डेटा दिया गया है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि पहला सेलुलर फॉर्म 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले आया, 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ आया। और ऐसे ही डेटा दिया गया 320 जो है ये जॉलेस फिश आया। 320 फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी वीड्स ऑफ फ्यू प्लांट है, यही हमारा आंसर है। और ये है आपके इनवर्टिब्रेट्स का है। तो ये डेटा ये बताता है कि जो आपकी जो टाइम स्केल बताया गया कि इतने बिलियन से पहले लाइफ आई, तो जो ही नहीं कि लाइफ तो आपके यूनिसेलुलर से आ गई, लेकिन आज जो अपनी चारों तरफ हम क्रिएचर देख रहे हैं वो तो अलग अलग टाइप का। तो ये अलग अलग टाइप के लोग कब आए? तो ये बताया गया 350 में से पहले जॉलेस फिश आया और 320 पहले सी वीड्स और कुछ प्लांट आए और 500 में से इन्वर्टिब्रेट आया। दैट इज सेकेंड आंसर। अब लेकर सीधा इनकरेक्ट मैच है। कहते हैं वैसे तो हमें पता है अगर एक ओव्यूल है तो इसके अंदर आपका एक एम्ब्रियो सैक है तो उसके अंदर आपका एक एम्ब्रियो बनेगा। ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात है, ठीक। लेकिन कुछ बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाता है उसी ओव्यूल के अंदर। अब इसके बनने कई तरीके हैं, या तो एक ओव्यूल के अंदर ढेर सारा एम्ब्रियो सैक बन जाए और हर एम्ब्रियो सैक में एक एक एम्ब्रियो बन जाएगा, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि ओव्यूल के अंदर कोई सेल डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना ले। तो ऐसा ही केस आप देखते हो सिट्रस में, जिसमें एक न्यूक्लियस की सेल ही एम्ब्रियो में बदल जाती है। अब एक एम्ब्रियो नॉर्मल एम्ब्रियो तो उसके अंदर पहले से है, एम्ब्रियो सैक के माध्यम से होती है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन गया, दैट इज ये पॉली एम्ब्रियोनी का केस हुआ। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई सिट्रस में। और पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, बिल्कुल सही है। और यही माइक्रोस्पोर है, ठीक, ये ठीक है। न्यूक्लियस आपको पता है स्पोरोफाइट है। एंजियोस्पर्म में केवल आपका पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक, ये सब के सब गैमेटोफाइट है। इसके अलावा जितने भी हैं पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट, चलाए जा, ये सब के सब आपके क्या हैं? स्पोरोफाइट हैं। तो ये तो मुझे ठीक दिख रहा है। अब देखिए जब आप पढ़े थे एक गाइनोसियम के स्ट्रक्चर में, आप जब एक पिस्टिल को पढ़ते हो दैट इज वन पिस्टिल, आप एक पिस्टिल की स्टडी करते हैं तो ये स्टिग्मा और ये रहा आपका स्टाइल, और फिर ये मैंने बनाया आपका क्या चीज? ओवेरियन कैविटी। इस ओवेरियन कैविटी का नाम होता है लोक्यूल, ठीक। और इसके अंदर ये जो आपके ओव्यूल ढेर सारे अरेंज होते हैं, इनके अरेंजमेंट की व्यवस्था का ही नाम क्या है? प्लेसेंटेशन, ठीक। तो अब बताइए लोक्यूल के अंदर ओव्यूल है कि ओव्यूल के? नहीं सर, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल होता है। तो ओवेरियन कैविटी प्लूम्यूल नहीं है, लोक्यूल है। और प्लूम्यूल जो है आपके एम्ब्रियो का एक पार्ट है जिससे सूट सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। फोर्थ आंसर। तो ये प्लूम्यूल जो है एक एम्ब्रियो का पार्ट है, जैसे प्लूम्यूल रेडिकल आपने पढ़ा, रेडिकल क्या? रूट बनाता है, प्लूम्यूल शूट बनाता है। तो आंसर इस फोर्थ, यही गलत है।
लिखा है छेदक, आपको मालूम था कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आप जानते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो इसमें सबसे बड़ा एरा होता है और एरा से छोटा होता है पीरियड और पीरियड से छोटा होता है इपॉच। ठीक है, तो आप जो एरा की बात करेंगे तो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर एम सी, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक और पैलियोजोइक। तो एनसीईआरटी की किताब में पैलियोजोइक से दिया हुआ है और उसके बाद ये रहा मीजोजोइक और उसके बाद सीनोजोइक। ठीक, तो अब इनके ये तो एरा हो गए, अब इस एरा में पीरियड होता है। तो देखिए जुरासिक, क्रिटेशियस और ट्राइएसिक, ये किसके हैं? मीजोजोइक के हैं। तो ये दोनों गलत है भाई। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? जुरासिक, क्रिटेशियस और ट्राइएसिक, तो ये तो गलत हो गया। और डिवोनियन पैलियोजोइक में आता है क्योंकि कार्बोनीफेरस भी आता है, ठीक है, पर्मियन भी आता है। और सीनोजोइक में जो पीरियड है, सीनोजोइक में ये आपका टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक, तो क्वाटरनरी क्या हो गया? ये भी गलत है, तो मुझे सिर्फ थर्ड सही दिख रहा है। तो ये दोनों किसके? मीजोइक के हैं और ये सीनोजोइक का, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सबसे बड़ा एरा, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा इपॉच होता है भाई। तो एक एरा में कई सारे पीरियड होते हैं और एक पीरियड में कई सारे इपॉच होते हैं। थर्ड आंसर। अब देखिए, हमें पता है कि हमारे एक सपोज दैट कोई आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसमें किसी पैथोजन का इन्फेक्शन होगा, उससे एक बीमारी हो जाएगी, डिजीज, और उस डिजीज के कुछ सिम्टम्स होंगे जिससे हम बताएंगे कि हमें ये बीमारी हुई है। ये क्वेश्चन उसी पे। एस्केरिस जो कि एक पैथोजन है, इससे होती है एस्केरियासिस, उसका एक सिम्टम इंटरनल ब्लीडिंग है भाई, कमजोरी है। और फाइलेरियासिस में क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन है और ये लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक, और इससे फाइलेरियासिस से होता किससे? बुचेरेरिया से। और ये किसका मेंबर है? एसके हेलमिंथेस का। और एस्केरिस किसका मेंबर है? एसके हेलमिंथेस का। रिंग वर्म फंगस से होता कौन सा? ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन। और इसमें इसके लेजेंस होते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर चिल एंड हाई फीवर, रिकरिंग 3 स्टार, ये मलेरिया का सिम्टम है, ये बात याद रखिए, ये मलेरिया का सिम्टम है जो कि किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। और एम्बियासिस का ये सिम्टम नहीं है, एम्बियासिस होता है क्या चीज? कॉन्स्टिप, आपका इंटरनल ब्लीडिंग होगी थोड़ा सा और स्टूल से हल्का सा ब्लड निकलेगा बाहर और कमजोरी होगी। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया? फोर्थ, यही गलत है। ये किसका है? मलेरिया का सिम्टम है। और हमें दिख रहा, देखो ये बताया गया था कि जब आप इम्यूनिटी की बात करते हैं बच्चों, इम्यूनिटी, तो एक तो होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, इनेट इम्यूनिटी हमें तो सिंस बर्थ मिलती है और इसके 4 प्रकार थे। एक था फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल और एक था सेलुलर और एक था साइटोकाइन। अब फिजिकल का एग्जांपल म्यूकस कोटिंग और एपिथेलियल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, कई ट्रैक्ट हैं, ये बिल्कुल ठीक है। फिजियोलॉजिकल में सलाइवा इन द माउथ बैरियर, बिल्कुल ठीक है। टीयर इन द आईज, हमारी आंखों का आंसू, और स्टमक में एसिड, यही बैरियर है। फिर सेलुलर बैरियर में ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, मैक्रोफेज इन टिश्यू, सब आएंगे। तो मैक्रोफेज इन टिश्यू ये सेलुलर बैरियर तो ठीक है, तो ये गलत। साइटोकाइन बैरियर में आपका इंटरफेरॉन होता है। एक वायरस से इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन निकालती है और ये एक प्रकार का एंटीवायरल है। जैसे ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट किया तो उसने निकाला इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो फर्दर चारों तरफ की सेल होती है उनको फर्दर इन्फेक्शन से बचाती है। तो हमें क्या गलत दिख रहा है? चौथा ही गलत दिख रहा है भाई। लिखा लैक्टोबैसिलस, ये सवाल आपके इस बात पर है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका क्या उपयोग है हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। तो ये कहा गया कि जो आपके बेवरेजेस होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उसमें आपका सेक्रोमाइसिस सेरेसी इस्तेमाल होता है और इससे कई प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपका बनता है विस्की बनता है, वाइन बनता है, बियर बनता है, ब्रांडी और रम, ये सब बनते हैं। लेकिन इसमें से कुछ डिस्टिल्ड होते हैं, कुछ अनडिस्टिल्ड होते हैं। तो विस्की, ब्रांडी, रम जो होती है डिस्टिलेशन वाले हैं और वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन है। और देखिए एक एक बैक्टीरिया स्पेसिफिक होता है अपने एक एक प्रकार के कंपाउंड के लिए। जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड के लिए बैक्टीरिया आपका एसिटोबैक्टर, ब्यूटायरिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस ब्यूटाइलिकम होता है। और ऐसे एक फंगस है एस्परजिलस, ठीक है, नाइगर, ये सिट्रिक एसिड के लिए होता है। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के, तो ये गलत हो गया।
वही मैंने बताया कि विस्की ब्रांडिनम विथ डिस्टिलेशन, वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक, लेकिन सब में ईस्ट इन्वॉल्व है। अब देखिए जब आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कही थी बच्चों, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी वाला फिजिकल था जिसमें हमने कंकड़ पत्थर और कचरा साफ कर लिया था, लेकिन जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया, एरेशन बैक्टीरिया और फंजाई के ढेर सारे नेटवर्क बन जाते हैं ऐसे धागे नुमा, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, फ्लॉक्स। और ये कहाँ बनता है, एरेशन टैंक में बनता है। तो प्लांट और वायरस नहीं होता, ये भी गलत है, तो मुझे केवल सेकंड सही दिख रहा है। अब देखिए शरीर में प्लांट सेल्स, देखिए आपको मालूम था कि अगर मैं ये पेनक्रियाज की बात करूं और इसमें मैं कहूं क्या चीज, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यही वो पोर्शन है जो कि आपका क्या होता है, एंडोक्राइन पोर्शन है। और एंडोक्राइन में देखिए एक अल्फा सेल, एक बीटा और एक होती है डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या निकालती है, ग्लूकागान, बीटा सेल क्या निकालती है, इंसुलिन, और ये क्या निकालती है, सोमैटोस्टेटिन। इसका मतलब बीटा सेल एक एनिमल सेल है। अब देखिए एक पत्ती है, मोनोकाट पत्ती, जब पानी पर्याप्त रहता है तो टर्जिड कंडीशन में पूरी पत्ती एक्सपोज रहती है, लेकिन वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है तो जो आपकी ये होती है बुलीफॉर्म सेल, ये बुलीफॉर्म सेल पत्ती को इनवर्ड कर्ल करा देती है, ऐसे पत्ती को मोड़ देती है, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोकाट लीफ में पाए जाने वाला एक सेल है, तो यही प्लांट सेल है, सेकेंड आंसर। और सर्टोली सेल तो आपको पता ही है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, जो डेवलपिंग मेल जर्म सेल या स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और लेडिक सेल जो होता है ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाया जाता है, इसी को आप इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन एंड्रोजेन का सिक्रीशन करता, तो ये भी गलत है, सेकेंड आंसर। अब लिखा सीधा इंटरस्टेट फॉर प्लांट टिश्यू ऑर्गन। आपको पता है कि जब आपने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कही थी, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकाट, इन दोनों मीजोफिल होता है, तो इसमें आपका कैसा पैनकाइमा का बना ग्राउंड टिश्यू, सही है। फिर लिखा है कि इन डाइकॉट कार्टेक्स का रूट में केवल पैनकाइमा होता है भाई, तो इसमें स्कैनकाइमा तो कार्टेक्स का बना हो ही नहीं सकता, गलत है। और मोनोकाट में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड। फिर लिखा है कि आपको मालूम है कि एक बेस पेयर चेंज करने से GAG से GUG हो जाता है, तो एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। तो कहते हैं रेप्लिकेशन के समय जब आपका एक स्ट्रैंड खुला और एक नए स्ट्रैंड बने, अगर इसमें एक बेस पेयर या कोई मिस्टेक हुआ तो वो म्यूटेशन का रूप ले लेगा, पहली बात। और चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, ठीक है, और चाहे आपका रेप्लिकेशन हो, सबके सब पॉलीमर्स की 5'3' डायरेक्शन में होते हैं। और रेप्लिकेशन डीएनए एंड सेल डिवीजन हाईली कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। क्यों, अगर मान लीजिए सेल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाए और सेल डिवीजन में अगर साइटोकाइनेसिस प्रॉपर्ली ना हो तो पॉलीप्लॉइडी, एना फेज में प्रॉपर्ली सेग्रीगेशन ना हो पाए तो एन्यूप्लॉइडी, मतलब सेल साइकिल, सेल डिवीजन जो सेल साइकिल है वो एस फेज में तो हो गई, लेकिन जब आप एक्चुअल एम फेज की आप बात करते हो, अगर एना फेज में सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एन्यूप्लॉइडी। और अगर टीलो फेज के बाद साइटोकाइन हुआ तो पॉलीप्लॉइडी। तो ये हाईली कोऑर्डिनेट होना चाहिए, दैट इज फोर्थ आंसर। टाइप ऑफ एंजाइम पूछा गया, प्रोटीएज, ये क्या सर, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ये आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले, ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले। और ये देखिए लाइकोपेरान में आपने पढ़ा था, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स जो केमिकल है इसका फूड या न्यूट्रिएंट, ये इसमें ले जाने के लिए परमिएबिलिटी जो बढ़ाता है, परमिएबिलिटी, वो यही परवेज एंजाइम था। और लैक्टोज तो खुद एक आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम नहीं है भाई। तो ABCD, ठीक। तो क्या आंसर आ गया, थर्ड। ये भी एक एंजाइम है, ये भी है, ये भी है। और ये वो एंजाइम था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी को सेल के अंदर बढ़ाता है ले जाने के लिए, थर्ड आंसर ABCD। लिखा है कोडॉन आपको AUU आइसोल्यूसिन, ठीक है, AUC आइसोल्यूसिन, AG ये भी ठीक है। और ये सर किसके लिए, आर्जिनिन के लिए है, याद होना चाहिए, गलत है भाई, फोर्थ आंसर। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, फोर्थ आंसर। अब देखिए जनरली हमसे कहा जाता है कि सर एक कार्डेट का एग्जाम्पल हो और एक नॉन कार्डेट का एग्जाम्पल हो,
तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये तो कन्वर्जेंट है, ये तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पेंगुइन डॉल्फिन दोनों कार्डिएट है, लेकिन फिर भी ये कन्वर्जेंट क्यों? क्योंकि इनके फ्लीपर अलग अलग है। जो आपका डॉल्फिन है ये 4 लिम्ब का मॉडिफिकेशन है, और ये नॉर्मल आपकी क्या होती है, फिन। ये जैसे मछलियों के अंदर फिन्स के बाद इपिडर्मल आउटग्रोथ होती है, तो ये चीज नहीं है। भले दोनों कार्डिएट क्या, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। आई ऑफ ऑक्टोपस ये भी है, और स्वीट पोटैटो तो आपको पता है ये रूट है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ये मेम्ब्रेनस होती है, स्किन आउटग्रोथ है, और जबकि बर्ड में जो विंग होते हैं 4 लिम्ब मॉडिफिकेशन है। तो भाई ए बी सी डी, तो ए बी सी डी मुझे दिख रहा है कहाँ आंसर, थर्ड आंसर। लिखा सिकिल से एनीमिया, चूंकि देखिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव है भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब कमाल की बात है कि जो रिसेसिव बीमारियां होती हैं उनमें 3 कंडीशन फीमेल में बनती है। अगर ऑटोसोमल है तो आपको मेल फीमेल में दोनों में ऑटोसोम 22 पेयर समान होंगे। तो एक तो हो गया ये नॉर्मल, और एक हो गया कैरियर, और एक हो गई आपकी डिजीज, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन जब आप सेक्स लिंक की बात करते हैं फीमेल में, ये नॉर्मल, ये कैरियर और ये डिजीज, ठीक। मेल में अगर सेक्स लिंक की बात करेंगे तो ये नॉर्मल और ये डिजीज। इसका मतलब चाहे सेक्स लिंक रिसेसिव हो और चाहे सेक्स लिंक डोमिनेंट हो, मेल में 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। लेकिन सेक्स लिंक रिसेसिव है तो फीमेल में एक नॉर्मल एक कैरियर डिजीज, और सेक्स लिंक डोमिनेंट है तो ये नॉर्मल और ये दोनों डिजीज, यही पॉसिबिलिटी है। ऑटोसोमल में ये नॉर्मल, ये कैरियर, ये डिजीज, और डोमिनेंट होता तो ये नॉर्मल। इसका मतलब अगर कहीं पर भी लिख के आ जाए कैरियर फीमेल या कैरियर मेल, तो समझ लो कि भाई वो रिसेसिव है, और डिजीज और नॉर्मल है तो वो डोमिनेंट है। तो अब मुझे डिजीज पूछा गया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये नॉर्मल, ये कैरियर, ये डिजीज। क्या आंसर आ गया, थर्ड। विच आर नॉट इन ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता था कि आपको कोई एक डीएनए का बड़ा सा पार्ट है, इसके छोटे से हिस्से का होना होता है ट्रांसक्रिप्शन, सबका नहीं होता, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पर एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या काम करता है, और इसको स्टार्टिंग के लिए चाहिए सिग्मा फैक्टर, रोकने के लिए रो फैक्टर। तो भाई ये दोनों तो ट्रांसक्रिप्शन में हैं। अब देखिए ये तो प्रोकैरियोटिक के लिए भी हो गए और यूकैरियोटिक के लिए। लेकिन सर अगर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है तो वहां पर एक एडिशनल प्रोसेसिंग चाहिए, स्प्लाइसिंग। हमने क्वेश्चन में कोई यूकैरियोट प्रोकैरियोट मेंशन नहीं किया है, तो ट्रांसक्रिप्शन में ये तीनों तो इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए ये तीनों तो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन सर जैसे सपोज ये आपका टीआरएनए है, इसके कई आर्म होते हैं। एक होता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर, एमिनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, ठीक। ये होता है जब एमिनो एसिड कोई मान लीजिए आपका एलानिन इससे जुड़ता है, इसके लिए एनर्जी लगती है, ये एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और जैसे ही जुड़ता है तो टीआरएनए चार्ज हो जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और इसी को एमिनो एकाइलेशन टीआरएनए। तो ये कहाँ होता है, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ठीक। तो इसका मतलब ये इन्वॉल्व नहीं है, डी और ई, डी और ई, ओनली डी होगा नहीं। और ए बी सी किसमें है, ट्रांसक्रिप्शन में है, सेकेंड आंसर। लिखा Y24D एक प्रकार का, ये क्या है, ये आपको मालूम है कि ये आपका एक प्रकार का सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक। और एक प्रकार का क्या है, ये बीडी साइट्स है। और ये किस पे काम करता है सर, ये डाइकॉट पे काम करता है, मोनोकॉट पे नहीं करता। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक्स, यही है सेकेंड आंसर। अब लिखा से द इनकरेक्ट स्टेट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। आपको मालूम था कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हो, कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें 3 बातें होती है। एक तो एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि फाइबर बनाती है, और यही आपकी मैट्रिक्स सिक्रेट करती है। अगर ये सेल वेरिएबल होती है, अगर ये बोन की बात करेंगे तो ऑस्टियोसाइट, कार्टिलेज की बात करेंगे तो कॉन्ड्रोसाइट, एरियोलर टिश्यू की बात करेंगे तो फाइब्रोब्लास्ट, तो ये वेरिएबल होती है और यही फाइबर सिक्रेट करती है, यही मैट्रिक्स भी। लेकिन एक्सेप्शन आपका ब्लड है जहां पर ये फाइबर सिक्रेट नहीं करती। तो सभी टिश्यू में फाइबर मैट्रिक्स हो, ये कहना मैट्रिक्स हो सकता है लेकिन फाइबर नहीं है, तो इसका मतलब यही सेकेंड आंसर है। यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लड लिखा होना चाहिए था, ठीक। एरियोला एडिपोज, ये लूज। अब कनेक्टिव टिश्यू भी 3 प्रकार के, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। तो लूज में आपके एरियोला एडिपोज हैं, स्पेशलाइज में बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, और उसके बाद डेंस में डेंस, रेगुलर, इरेगुलर।
तो कह रहे बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड, बिल्कुल आपको मालूम है कि सॉलिड होता है, नॉन प्लायबल होता है, हम जिस पर हम खड़े हैं ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बोन ही है। और कहते हैं हमारे शरीर में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बहुत से ऐसे कार्टिलेज होते हैं जो कि बोन में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रल क्या चीज, ऑसिफिकेशन। तो ये बिल्कुल सही है, बदल जाते हैं किसमें, वर्टिब्रल बोन में। तो मुझे ये सेकंड आंसर दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों सेशन हमारा यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और बढ़ चढ़ के टेस्ट सीरीज में हिस्सा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो, बाय बाय।